नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डेवलपमेंट के जो सिद्धांत यानी विकास के जो सिद्धांत थे उसके आगे के बारे में बातचीत करेंगे आपसे, और आज हम इस क्लास के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत क्या होता है। यानी विकास के सिद्धांत में यह आपका 9th सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत। यानी कि आप लाइन से ही समझ पा रहे हैं, आनुवांशिकता को हम बोलते हैं हेरिडिटी और पर्यावरण को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो इन दोनों के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इस लाइन से ही समझ पा रहे होंगे कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही होना आवश्यक है। अगर आप दोनों में से किसी एक को मिस कर देते हैं तो उस बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो इसीलिए आनुवांशिकता और पर्यावरण का दोनों का संयुक्त रूप से होना, यानी कि संयुक्त रूप से उत्पादित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये बताया गया है। इसमें देखिए नेक्स्ट है, बच्चे की वृद्धि और विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है। ठीक है, तो बच्चे की अगर हम बात करें वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो उसके लिए उस बच्चे की आनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद यानी कि उनका जो है गुणनफल होना जरूरी है। इसमें हम योगफल नहीं बता सकते, यानी कि योगात्मक उत्पाद नहीं है, इनका संयुक्त उत्पाद है, यानी कि गुणात्मक, यानी गुना होना जरूरी है। कई उदाहरणों ने इस तथ्य को साबित किया है कि इन दोनों के प्रयासों को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि आप किसी बच्चे के हेरिडिटी को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आपने जो है आनुवांशिकता हेरिडिटी आपने उस बच्चे को अच्छी दी है, बट उसको एनवायरनमेंट से वंचित कर दिया, यानी कि एनवायरनमेंट से उसे हटा दिया, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो इसी वजह से ये बताया जाता है कि आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही होना संयुक्त रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें एज अ टीचर्स आपको क्या ध्यान रखना है, तो देखिए आनुवांशिकता जो है उस बच्चे के जब गर्भ धारण के समय में उस बच्चे को जो भी हेरिडिटी मिल जाए वो स्थिर होता है। ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है कि आप उसको बदल सके। ठीक, बट मान लीजिए कि आप उस बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके एनवायरनमेंट को आप जितना ज़्यादा सक्षम बनाएंगे, जितना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे उस बच्चे का, आप उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए एज अ टीचर आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रश्न में जो बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात आए तो उसमें आप पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि हेरिडिटी को आप बदल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति हेरिडिटी को बदल नहीं सकता, लेकिन वो व्यक्ति उस बच्चे के वातावरण को चेंज करके उसके डेवलपमेंट को बदल सकता है, उसको डेवलप कर सकता है। इसीलिए एज अ टीचर्स आपको सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट पर ध्यान देना होगा, या फिर आप एनवायरनमेंट वाले ऑप्शंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो ऑप्शन बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है वही उस बच्चे के लिए सही तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी बातें समझ आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि आनुवांशिकता एक बच्चे के व्यक्तित्व की आधारशिला है। यानी कि आनुवांशिकता जो हेरिडिटी है वो एक बच्चे के व्यक्तित्व की आधारशिला, यानी कि कोई भी बच्चा होता है उसका जो बेस होता है, यानी कि उस बच्चे के जो भी पर्सनैलिटी के जो लक्षण होते हैं वो उसके हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि वो उसको अपने हेरिडिटी से मिला हुआ होता है, अपने आनुवांशिक यानी कि माता पिता से प्राप्त गुणों की वजह से उस बच्चे के व्यक्तित्व की आधारशिला को आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। आई होप आपको नेक्स्ट सिद्धांत भी क्लियर हो गया होगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिद्धांत है आपके लिए संपूर्ण विकास का सिद्धांत। तो संपूर्ण विकास का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास का क्या सिद्धांत होता है। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य में शारीरिक विकास समय के साथ साथ होता है
और इसके साथ ही सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक आदि जैसे मानव व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष भी विकसित होते हैं। मतलब मनुष्य का जो शारीरिक विकास यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक समय के साथ साथ होता है और इसके साथ ही उसके सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट, भावनात्मक, मानसिक आदि जैसे मानव व्यक्तित्व के विभिन्न जो पक्ष है वो भी विकसित होते हैं। तो ये एक जो है समय के साथ साथ डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से उस बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए, वो एक निश्चित समय काल के दौरान उस बच्चे के धीरे धीरे उसके क्षेत्र हैं विकास के वो सारे के सारे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यह सभी पहलू एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सीधी सीधी बात है कि जितने भी विकास के आयाम होते हैं या पक्ष होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, जितने भी आयाम होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक शिक्षक को एक बच्चे के सभी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। मतलब एज अ टीचर आपको उस बच्चे के सभी पहलुओं का ध्यान रखना होगा कि उस बच्चे में किस तरीके की गतिविधि है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा का कोई बच्चा है जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है, किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, तो आपको उस बच्चे को जानना होगा कि उस बच्चे में इस तरीके से गतिविधियां क्यों हैं। क्या पता उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है या फिर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। तो आपको उस बच्चे को जानना होगा, उसको समझना होगा और उसी के बाद उसका उसी तरीके से उपचार करना होगा या उसको सहयोग करना होगा। या तो आप उस बच्चे से बातचीत करें, उसकी चीज़ों को समझें और फिर उसको उसी के हिसाब से डील करें। तो इसी तरीके से आपको जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप उस बच्चे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं या वो आपके विद्यालय में आया हुआ बच्चा है तो आपको सिर्फ उसे एजुकेशन से रिलेशन रखने हैं। एज अ टीचर आपको उस बच्चे का डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट करने के लिए जो भी डेवलपमेंट के पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों को आपको जानना होगा, तभी आप उस बच्चे के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, अच्छे से अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर पाएंगे। आई होप आपको नेक्स्ट सिद्धांत भी क्लियर हो गया होगा कि संपूर्ण विकास का सिद्धांत क्या होता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ होल डेवलपमेंट क्या होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सिद्धांत आपके लिए क्या है। तो नेक्स्ट सिद्धांत है आपके लिए स्टूडेंट सर्पिल बनाम रेखीय विकास का सिद्धांत। यानी सर्पिल बनाम रेखीय विकास के सिद्धांत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर्पिल बनाम रेखीय विकास के सिद्धांत को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्फेरिकल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। देखिए सर्पिल का मतलब होता है स्फेरिकल और रेखीय का मतलब होता है लीनियर। ठीक, तो सर्पिल बनाम रेखीय विकास का सिद्धांत क्या होता है तो उसको समझते हैं। देखिए बच्चे तेज या नियत गति के साथ सीधे विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि बच्चा जो है तेज या नियत गति से यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता। यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि बच्चे बहुत तेजी से गति से डेवलप हो जाता है या फिर एक कांस्टेंट स्पीड से, जैसे कि आप 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर जो भी आप स्पीड समझें कि एक नियत गति से यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ सीधे विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। बच्चे कभी भी तेज या नियत गति के साथ सीधे विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं। वो बढ़ते हैं किस तरीके से, वह एक विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है लेकिन अपने विकास को समेकित करने हेतु आगे के समय में आराम करता है और इसके आगे भविष्य की उन्नति में वह पीछे जाता है और फिर पुनः एक सर्पिल की भांति प्रगति करता है। कहने का मतलब ये स्फेरिकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि बच्चे किस तरीके से गति करते हैं, इस तरीके से। देखिए स्फेरिकल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है या फिर आप ही काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट या सीटेट की, तो आप सबसे पहले बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आपकी 2-4 दिन पढ़ाई ठीक से ना हो पाए और आपकी जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाए। ठीक, और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मैं अगर इस तरीके से तैयारी नहीं करता हूं जैसे मैं पहले कर रहा था तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप पीछे जाते हैं, अपने आप को एनालिसिस करते हैं। यानी कि ये मान लीजिए आप बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, अचानक से आपकी परिस्थिति, आपके सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाए कि आप सही तरीके से 10-15 दिन से आप स्टडी टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आपने रियलाइज़ किया कि मैं पिछले समय में काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहा था बट अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो आप फिर अपने टाइम में आप पीछे जाते हैं, रियलाइज़ करते हैं और फिर आप बहुत तेज़ी से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक लीनियर प्रोसेस की तरह एक सीधी रेखा में आपका डेवलपमेंट हो या फिर एक कांस्टेंट स्पीड से आपका डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी रुक जाता है, कभी आप बैक
बैठ जाते हैं और फिर आप दोबारा से तैयारी करते हैं और फिर से नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो सर्पिल बनाम रेखीय विकास का सिद्धांत, यानी कि ना तो आप डेवलपमेंट को ये कह सकते हैं कि बिल्कुल रेखीय होते हैं या फिर ना ही आप ये कह सकते हैं कि हर टाइम सर्पिल होते हैं। मतलब सर्पिल बनाम रेखीय विकास का सिद्धांत होता है, कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकते हैं समय के अनुसार और कभी आप परिस्थिति के अनुसार थोड़े कम डेवलप हो सकते हैं या पीछे भी जा सकते हैं काफ़ी लंबे समय से, और उसके बाद आपको रियलाइज़ करना होगा और फिर आप रियलाइज़ करते हैं और अपनी डेवलपमेंट को बहुत तेजी से ग्रो कराते हैं। तो ये जो है एक जिगजैग फॉर्म में होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इसी तरीके से जीवन आपका जो है वो डेवलप होता है। आप अपने जीवन में डेवलपमेंट जो करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, ना ही आप सीधे और तेज गति से करते हैं और ना ही एक नियत गति से करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट सर्पिल बनाम रेखीय विकास के आधार पर होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सिद्धांत आपके लिए है प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत। यानी प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंपॉर्टेंस इन प्राइमरी डेवलपमेंट। तो देखिए प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंपॉर्टेंस इन प्राइमरी डेवलपमेंट, जो आपका प्रारंभिक विकास है इसके इंपॉर्टेंस का जो प्रिंसिपल होता है उसी को ही हम प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रारंभिक विकास का जो है डेवलपमेंट से क्या इंपॉर्टेंस ही है। तो इसके बारे में देखते हैं कि प्रारंभिक बचपन के अनुभवों को एक बच्चे के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि प्रारंभिक बचपन यानी कि किसी भी बच्चे के जो प्रारंभिक बचपन यानी कि स्टार्टिंग के पीरियड में यानी बाल्यावस्था तक जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका एक बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण में फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें पोषक भावनात्मक सामाजिक और पारंपरिक अनुभव शामिल है। मान लीजिए कि किसी बच्चे के प्रारंभिक बचपन यानी कि जब वो बच्चा बाल्यावस्था में था तो उसको सही तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाए हैं, तो जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उस बच्चे में पोषक तत्व की कमी होगी, और जब पोषक तत्व की कमी होगी तो कहीं ना कहीं तरीके से बीमार होगा, और बीमार होगा तो उसके इमोशनल डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, सामाजिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएंगे, और उसके जो पारंपरिक अनुभव हैं ये भी आपके क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रारंभिक विकास, यानी कि जो उसके स्टार्टिंग के पीरियड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका बुनियाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपकी बुनियाद यानी कि आपकी जो बिल्डिंग की इमारत की जो बुनियाद है वो अगर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप उसको सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप किसी बच्चे के डेवलपमेंट पर बात करते हैं या आप डेवलपमेंट को करना चाहते हैं तो उस बच्चे के जो प्रारंभिक बचपन होते हैं उसके अनुभव और उसके प्रारंभिक बचपन के समय जो भी उसने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं उसका उस बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस सिद्धांत को आपको जानना ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बता दूं, एज अ टीचर जब आप बच्चों को डील करेंगे प्राइमरी लेवल पर, आपके पास फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चे होंगे, तो उन बच्चों का जो वो टाइम है वो उसके प्रारंभिक विकास यानी कि प्राइमरी डेवलपमेंट का समय है, और उस डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है कि आप उस बच्चे के प्रारंभिक विकास को किस तरीके से विकसित करते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से विकसित किया तो वो स्टूडेंट्स, वो जो बालक है वो आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी बन सकते हैं। और अगर आपने उस बच्चे को सही तरीके से डेवलप नहीं किया तो हो सकता है कि वो बच्चा लादेन जैसा बन जाए। देखिए लादेन भी जो है वो मास्टरमाइंड थे अपने फील्ड में, और एपीजे अब्दुल कलाम भी, लेकिन डिपेंड करता है उस बच्चे के डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पर कि उसको प्रारंभिक समय में सही टीचर मिला है कि नहीं। मान लीजिए कि आपके समक्ष कोई बच्चा है और आप उन्हें उसे अच्छा वातावरण दिया तो हो सकता है कि कल वो बच्चा आगे जाकर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। अगर आपने उस बच्चे को सही तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो हो सकता है कि वो बच्चा आने वाले समय में उसामा बिन लादेन भी बन जाए। तो आई होप आप मेरी बातें समझ पाए होंगे कि एज अ टीचर आपके लिए प्रारंभिक विकास कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस बच्चे के डेवलपमेंट में। इसीलिए ये पॉइंट आपको बताया गया है कि प्रारंभिक बचपन के अनुभव का एक बच्चे के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हम उसके प्रारंभिक बचपन में उसे अच्छे वातावरण या उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें
तो उसके अनुभव से उस बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि प्रारंभिक विकास की महत्ता का किस तरीके से, यानी प्रारंभिक विकास की महत्ता का जो सिद्धांत होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो विकास का सिद्धांत होता है इसका मतलब डेवलपमेंट के कुछ नियम होते हैं, और इन नियमों को आपको जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं, यदि आप उन नियमों को जानेंगे तो आप उन बच्चों को समझ पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति को समझ पाएंगे, उनके लेवल को समझ पाएंगे, और विकास किस तरीके से एक के बाद दूसरा, किस तरीके से एक के साथ एक रिलेट होता है, इस चीज को भी समझ पाएंगे। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आप उस बच्चे के लेवल तक पहुंचकर उसकी स्थिति के अनुसार उस बच्चे का उपचार कर सकते हैं। तो आई होप आपको विकास के सिद्धांत से रिलेटेड जो मैंने 10 से 12 सिद्धांत बताए हैं, इन्हीं सिद्धांतों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इन्हीं पर बेस्ड आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे विकास के सिद्धांत पर बेस्ड कुछ प्रश्न, जिनको आप पढ़ने के बाद समझ पाएंगे कि किस तरीके से विकास के सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल पाएगा कि विकास के सिद्धांत से रिलेटेड जो भी हमने कंटेंट किए हैं और इससे किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे और आप किस तरीके से तैयारी कर पाए हैं, इस चीज को आप तब समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।